नमस्कार। मैं मनोज झा द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बहुत सारे मुद्दे अपनी जगह पे तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जय भीम और जय मीम इनका गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है। बनाने की कोशिशें, कह सकते हैं कि कोशिशें हो रही हैं। कैसे बन रहा है ये जय भीम और जय मीम? एक बार मायावती ने दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में कमाल किया था। उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद से दलितों और मुसलमानों को आपस में जोड़ने के प्रयत्न तो हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा किसी को कामयाबी नहीं मिली है। इधर पिछले 10 से 12 साल का यदि वक्त देखें तो मायावती का बहुत बड़ा वोट बैंक धीरे धीरे भाजपा में शिफ्ट हो गया और अब इधर इस बार के लोकसभा चुनाव में उस वोट का एक शेयर फिर वापस थोड़ा सा बसपा की तरफ गया, थोड़ा सपा और कांग्रेस को मिला, कुछ एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी को, भीम आर्मी को भी मिला। भाजपा का वोट शेयर निश्चित रूप से काफी कम हुआ है। अब सवाल है कि इस जय भीम और जय मीम के नारे को साकार करने की कोशिशें कैसे चल रही है, इसको परवान कौन चढ़ा रहा है? तो इस संदर्भ में एक नाम मैं लेना चाहूंगा। आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके न सिर्फ सबको चौंकाया था, बल्कि उत्तर भारत की दलित राजनीति में एक नए चेहरे के तौर पर अपनी पहचान निश्चित रूप से स्थापित की है। चंद्रशेखर युवा हैं और उनकी आवाज, खासकर दलित युवाओं में उनकी आवाज को मतलब गंभीरता से सुना जाता है। सहारनपुर के एक छोटे से कस्बे से दलित राजनीति की शुरुआत करते हुए वो आज नहीं कुछ तो उत्तर प्रदेश के फलक पर तो छा ही रहे हैं धीरे धीरे। इतना ही नहीं, वो बिहार भी जाते हैं, वो अन्य प्रदेशों की यात्रा कर रहे हैं। मतलब कि वो एक दलित राजनीति जो है उसके नए पैरोकार की तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और चंद्रशेखर की कोशिश उनके साथ मुस्लिमों का भी वोट बैंक किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत मिले, या जितना मैक्सिमम मिल सकता है मिले। हालांकि ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय खास करके मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ संबद्ध है। लेकिन पिछले दिनों के 2-3 घटनाक्रम है, मैं इसका जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रशेखर की सक्रियता और जय भीम और जय मीम की जो राजनीति है, उस राजनीति का आगे क्या मतलब हो, उसके संकेत क्या है, इससे पता लगता है। अभी हाल ही में आजम खां, इस समय जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन दिनों जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में है। चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की। इधर हाल में वो अब्दुल्ला आजम से मिलने गए गुपचुप तरीके से। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं हुआ। वो मुजफ्फरनगर में अमीर आलम से भी मिले। अमीर आलम आजम खां के बड़े विश्वस्त माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति के बड़े बड़े किरदारों में से एक रहे हैं वो। निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों से वो पार्श्व में चले गए हैं, लेकिन मुस्लिम राजनीति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताऊं कि पश्चिम के जो 6 जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जिसमें 30% से ज्यादा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश की कुल 24 करोड़ की आबादी में माना जा रहा है कि 18 से 20% मुस्लिम वोट और 20-21% दलित वोट। यदि ये इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत बड़ा मतदाता समूह बनता है, 40% के आसपास। इन 40% की लड़ाई में, इस 40% की दावेदारी में चंद्रशेखर फिलहाल
बहुत सारे स्टेक होल्डरों को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं या फिर नहीं जुड़ रहे हैं। इसमें से अभी आजम खां, पिछले दिनों उन्होंने संभल में जो पिछले दिनों हिंसा हुई है, संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेके आश्चर्यजनक रूप से अखिलेश यादव पर निशाना साधा अपनी पार्टी के सुप्रीमो पे। उन्होंने कहा कि रामपुर की तर्ज पर संभल को देखा जाना चाहिए था। रामपुर में क्या हुआ था, जो सांप्रदायिक विवाद हुआ था, उसमें उसका निराकरण किस तरह से आजम खां ने अगुवाई की थी उसकी, और उसका एक फॉर्मूला निकला। आजम खां चाहते थे कि संभल में भी वही कुछ होना चाहिए, या नहीं तो फिर कम से कम समाजवादी पार्टी को उस दिशा में उस तर्ज को लेके आवाज उठानी चाहिए थी। माना यह जा रहा है कि आजम खां और अखिलेश के संबंध इसमें बहुत मधुर नहीं है, खास करके मधुर तो नहीं, तनावपूर्ण नहीं कहे जा रहे हैं। निश्चित रूप से आजम खां जेल में है, लेकिन मुरादाबाद, रामपुर का जो ये पूरी इनकी पूरी बेल्ट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बाकी मुस्लिम बहुल जिलों और मुस्लिम आबादी के बीच में आजम खां की एक स्वीकार्यता है। अब सवाल है कि आजम अखिलेश से नाराजगी जताकर या दिखाकर और चंद्रशेखर से भेंट मुलाकात करके क्या समाजवादी पार्टी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ को नए सिरे से रचने बुनने की कोई व्यूह रचना चल रही है? चंद्रशेखर इसमें कितने कामयाब होंगे? आजम खां के कहे पर या अमीर आलम जैसे मध्यस्थों की मौजूदगी में मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से कितना छिटकेगा? और सबसे बड़ी बात है कि इस कॉम्बिनेशन को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। चंद्रशेखर आजम खां की जो ये का जो मेल जोल है, इनका जो गठजोड़ अंदर खाने, अभी फिलहाल तो अंदर खाने ही कहना चाहिए, जो मेल जोल है, इस मेल जोल में ओवैसी भी काफी इंटरेस्टेड बताए जाते हैं। यदि कल को ओवैसी भी इस गठजोड़ में एंट्री मारते हैं तो मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम मतदाता वर्ग पर एक का अधिकार इस समय उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर है, उसमें बहुत हद तक डेंट लगेगा। और यदि चंद्रशेखर अपनी जमीन जैसे वो धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, तो दलितों का एक यदि वोट बैंक जो उनके साथ अब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, दिख रहा है जुड़ता हुआ, यदि कल को ये गठजोड़ बनता है तो निश्चित रूप से एक तीसरी शक्ति का उदय फिर से, जो उत्तर प्रदेश में अभी इन दिनों लगभग द्विध्रुवीय पॉलिटिक्स हो गई है, वो निश्चित रूप से तीसरी शक्ति का उत्थान होता हुआ दिख रहा है। उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है सबसे बड़ा मतलब वोट बैंक होगा। इनके साथ और कोई भी तबका न भी जुड़े तो भी 40% के आसपास ये मतदाता हैं, दोनों मुस्लिमों के 18 से 20% और दलितों की आबादी 21%। 40% के दावेदार इन दिनों जो गुपचुप बैठकें हो रही हैं, वार्ताएं हो रही हैं। चंद्रशेखर ने पिछले दिनों बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी दिया। उनसे पूछा कि आजम खां से आप जाके जेल में मिले, कोई सियासी क्या प्लानिंग हो रही है, कोई योजना बन रही है? चंद्रशेखर ने कहा नहीं, आजम खां से मेरे सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं। इस तरह के पारिवारिक रिश्ते हैं, ये बहुतों को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से ये रिश्ते सियासत की इसमें लाग लपेट या चमक धमक ज़्यादा दिख रही है, सियासी स्वार्थ ज़्यादा दिख रहा है, सियासी हित लाभ ज़्यादा दिख रहा है। क्या चंद्रशेखर उस मजबूती से दलित वोट बैंक को पहले अपने पास अपने पाले में कर पाएंगे? क्योंकि एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि मायावती फिर से सक्रिय होती दिख रही है। हालांकि चंद्रशेखर ने थोड़ा सा अपना सदासही चेहरा भी दिखाया है। उनको पिछले दिनों पूछा मायावती के भतीजे आनंद के बारे में, तो उन्होंने उनको बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यदि आनंद मुझे बुलाएंगे मिलने या उनके कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो चंद्रशेखर एक ऐसा फेस भी सामने लेकर आना चाह रहे हैं कि उनको किसी से कोई दुराव
नहीं है, कोई उनको किसी से मिलने से मना ही नहीं है, किसी को गले लगाने में या किसी से बातचीत करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर एक उभरता हुआ दलित नेता के तौर पर दिख रहे हैं और उनकी जिस तरह से सक्रियता दलित वोटरों से इतर जाके भी कुछ मुद्दों पे दिखती है, उससे ऐसा लगता है कि जो 2027 का चुनाव होगा उसमें चंद्रशेखर यदि आजम खां या फिर मुस्लिम नेताओं या ओवैसी जैसों का उनको साथ मिला तो कहीं ना कहीं वो मजबूत तीसरी ताकत बनकर चुनाव के मैदान में रहेंगे। तब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कम, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। मत विभाजन का ज़्यादा खतरा उस कॉम्बिनेशन पे, भीम और मीम के मिलने पे ज़्यादा इंडिया गठबंधन को नुकसान का खतरा है। बहरहाल चंद्रशेखर ने अभी पिछले दिनों जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद पैदा हुआ, अमित शाह के, गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर, उसमें भी बहुत सधा हुआ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने भी ये माना कि इस तरह से एक हिस्से को, भाषण को, अंश को काट के नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही देखा कि दलितों को इस मामले में सड़क पर उतारने के लिए कई पार्टियां दलितों को मतलब ये कि दलितों का अपमान किया गया है बाबा साहब के बहाने, तो फिर वो भी मैदान में कूद पड़े। हालांकि उन्होंने अंतिम तक जो है बैलेंस बना के रखा है, संतुलन बनाए रखा है। जितनी वो निंदा गृह मंत्री की कर रहे हैं उतनी ही निंदा कांग्रेस की भी कर रहे हैं, इस बात के लिए कि विगत में बाबा साहब का अपमान सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ने ही किया। चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के युवा चेहरे के तौर पर क्या गुल खिलाएंगे। नई नवेली उनकी एंट्री हुई है राजनीति में अभी कुछ साल पहले, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिवार और मित्रजनों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।